उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर कई मिलने वाले दावेदार निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी की तरफ से टिकट के कोई भी दावेदार निर्दलीय मैदान में नहीं उतरेगा। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भारी बहुमत से बीजेपी ही जीतेगी। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपना में जीत का आधार थी। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर प्रत्याशी के भ्रमण के कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से वहाँ और करेंगे। हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं उनके लिए हमने कार्यक्रम तय किए हैं। सैनिकों का वहाँ सम्मेलन करेंगे, अनुसूचित जाति का बड़ा सम्मेलन करेंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि दावेदार काफी थे भाजपा में कि कोई निर्दलीय अगर ताल ठोकता है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन हमने देखा कि अंतिम तारीख तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या वाकई में भाजपा के लिए काफी अच्छे शुभ संकेत हैं और जो लोग ताल ठोक रहे थे, क्या वो इस वक्त खुलकर भी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सामने दिखाई दे रहे हैं केदारनाथ में? जी रवि, देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की बात की जाए तो दोनों ही दलों में जब दावेदारों को लेकर, चयन को लेकर बात सामने आई तो कई दावेदार दोनों ही दलों में थे। बात चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में भी करीब 10 से 12 जो है दावेदार थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी 7 से 8 दावेदार थे। लेकिन मुख्यतः अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार इस बार केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए थे, उनके जो जिस तरीके से बयान सामने आए, चाहे कुलदीप रावत की बात हो, कुलदीप रावत अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव को लेकर कि समर्थकों पर डिपेंड करता है, समर्थक जिस तरीके से कहेंगे। चाहे दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत की बात हो, लेकिन जब नामांकन की अंतिम तिथि थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो उसके बाद किसी भी जो दावेदार थे, किसी ने निर्दलीय जो है नामांकन दाखिल नहीं किया। तो ऐसे में साफ ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैनेज किया है। और ऐसे में लेकिन जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि सभी जो दावेदार थे वो एक प्रत्याशी के लिए अब काम करेंगे, उसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, उसी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे में अभी देखा जाए तो धरातल पर चाहे वो दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत हो, वो उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। चाहे कुलदीप रावत की बात हो, वो भी उस तरीके से धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि 4 नवंबर अंतिम तिथि नाम वापसी की भी है, तो ऐसे में 4 नवंबर के बाद जो प्रचार प्रसार में और तेज गति आएगी, तो उसके बाद जो अन्य दावेदार थे और जो मजबूत एक तरीके से वहां पर चेहरे भी हैं, चाहे कुलदीप रावत की बात हो, क्योंकि उनका भी अपना 12 से 13 हजार वोट जो है वो रहता ही है। क्योंकि जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो दूसरे नंबर पर रहे और हर बार 13 हजार से करीब जो है वोट उन्होंने हासिल की। और दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत की बात हो तो उनके साथ भी जो है सहानुभूति केदारनाथ की जनता की उस तरीके से है। तो ऐसे में ये दोनों ही किस तरीके से वहां पर कार्य करते हैं और जो अन्य दावेदार है वो भी किस तरीके से अब इन प्रत्याशियों के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आशा नौटियाल, उनके लिए किस तरीके से कार्य करते हैं, देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत पाती है या नहीं, और किस तरीके से आने वाले समय में और प्रचार प्रसार हो गए, तमाम चीजें देखने वाली होगी। हाँ बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा अरुण कि जिस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पर दावेदारी अपनी पेश की थी, वो भले ही निर्दलीय ताल न ठोकी हो, लेकिन अभी उस तरीके से उनके चुनाव प्रचार में अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा कि जब चुनाव प्रचार तेज होगा तो किस तरीके से यहाँ पर समीकरण बैठते हैं। अगर ये बात करें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक आ चुका है इस उपचुनाव का, सबको इंतजार भी है। पक्ष विपक्ष अगर दोनों की बात करें, भाजपा और कांग्रेस की, तो दोनों की तैयारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दोनों पूर्व विधायक ही पार्टियों ने इस बार अपने प्रत्याशी बनाए हैं, तो इन तैयारियों पर देखें, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति अगर देखें तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए केदारनाथ में दिखाई देते हैं?
जी रवि, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व विधायक और जो पुराने चेहरे हैं मनोज रावत, उन पर दांव खेला है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी देखते हुए कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरे यानी कि आशा नोटियाल, जो 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और दोनों ही लगातार जो है वहां से पर धरातल पर हैं। चाहे आशा नोटियाल की बात हो, वो भी लगातार पिछले 5 से 6 महीने से लगातार केदारनाथ में है और ज्यादा सक्रिय वो वहां पर हो रही हैं। और चाहे मनोज रावत की बात हो, वो भी ज्यादा सक्रिय जो है वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में जो केदारनाथ का उपचुनाव होने जा रहा है, वो दोनों ही प्रत्याशियों के लिए एक दूसरे को हराना काफी जो है चुनौती भी होगा और काफी दिलचस्प मुकाबला केदारनाथ सीट पर जो है वो देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि जो केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है, चाहे वो सोना चोरी का मामला हो जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी मुखरता से उठाया, सड़क से लेकर सदन तक। फिर उसके बाद दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था, हालांकि वो निर्णय फिर बाद में वापस ले लिया गया और संस्था को से ट्रस्ट का नाम बदलने को भी लेकर उन्होंने कहा। तो हालांकि उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने काफी मुखरता से उठाया और उसको लेकर यात्रा भी निकाली। इसके अलावा सड़कों का मुद्दा, बिजली, पानी और चारधाम यात्रा सबसे बड़ा मुद्दा केदारनाथ में रहने वाला है जिस तरीके से, क्योंकि चारधाम यात्रा में इस बार कई अव्यवस्थाएं भी सुनने में देखने को मिली थी। तो ये तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में लेकर जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं वहां पर की थी और उसके लिए बजट भी स्वीकृत किया था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्य वहां पर लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहने हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिसने जिस तरीके से वहां पर काम किया, राज्य सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया, उन कार्यों के आधार पर केदारनाथ की जनता उन्हें अपना समर्थन देगी। तो ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं और दोनों ही दलों ने अपने वरिष्ठ नेता भी वहां पर ड्यूटी लगाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ऐसे में दोनों ही दल आगे किस तरीके से किसका कितना इफेक्ट पड़ता है, केदारनाथ की जनता कांग्रेस के मुद्दों को चुनती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं को चुनती है, ये अभी आने वाले वक्त यानी कि 23 नवंबर को तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज इस बार सजाया है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल अरुण ये है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है और यूकेडी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। ठीक है, उन लोगों का इस तरीके का अभी मजबूत आधार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो समीकरण है वो कितने इसका प्रभाव हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार और यूकेडी के जो उम्मीदवार इस वक्त वहां पर चुनाव मैदान में है? जी रवि, देखिए, मुख्यतः अगर केदारनाथ उपचुनाव की बात की जाए तो दोनों दलों में से यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही सीधे तौर पर मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। लेकिन जहां तक यूकेडी की बात करें, क्योंकि यूकेडी भी क्षेत्रीय दल है और यूकेडी ने भी अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा है और इसी के साथ साथ 3 से 4 निर्दलीय ने भी वहां से अपना नामांकन भरा है। हालांकि 4 नवंबर को देखना होगा कि इनमें से कितने लोग नामांकन वापस लेते हैं या नहीं। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में जब प्रचार तेज होगा और जब यूकेडी भी धरातल पर उतरेगी, उसके बाद यूकेडी क्या कुछ मुद्दे लेकर वहां पर जाती है और किस तरीके से अपना प्रचार करती है, क्या यूकेडी किसी निर्दलीय का समर्थन यूकेडी को मिलता है या नहीं। तो ऐसे में हालांकि अभी ऐसा नहीं लगता कि यूकेडी ज्यादा इफेक्ट वहां पर डाल पाएगी। हालांकि दोनों ही दलों का कुछ समीकरण हल्का सा जो है वो बिगाड़ भी सकती है, लेकिन उतना इफेक्ट यूकेडी की तरफ से या निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से वहां पर नहीं लगता अभी तक के समीकरणों को देखकर कि कोई इफेक्ट ज्यादा वो डाल पाएंगे। अभी तक का जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के ही बीच में सीधी सीधी टक्कर जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरुण आपका।